नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी क्लासेस में। और आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगले 2 मिनट तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कल मैंने क्लास में देखा 200 ही लाइव नहीं आए थे। ऐसा मत कीजिए। क्लासेस नहीं हटानी है, क्लासेस नहीं हटानी है, एक मैसेज आ रहा है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, देखो, हिंदी की क्लासेस मैं नहीं हटा रहा हूँ। अभी तक मैंने एक भी क्लास नहीं हटाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियमित देखें नहीं, बाद में होगा तब देख लेंगे। देखिए दोस्तों, समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय को ठोकर मत मारिए, समय का सदुपयोग कीजिए। हम भी थोड़ा सा भी खाली समय बचता है ना, तो वो अपने पर्सनल कामों की बजाय आपके लिए रिकॉर्ड करने में सोचते हैं। चलिए, आपके आपके लिए सोचते हैं, हो सकता है उसमें हमारा स्वार्थ है कि हम भी चाहते हैं भाई चलो हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो। लेकिन आप सोचिए कि अपना निजी समय आपको दिया जा रहा है, तो आप समय का फ़ायदा उठाइए। रही बात सिहाग सर के क्लासेस की, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, मेरा अलग जो है नज़रिया है। और सिहाग सर जो हैं, वो क्लासेस निःशुल्क मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो 9 से 10 से 11 जो उनकी क्लासेस का टाइम है, वो 1 घंटे दे पा रहे हैं। इसके अलावा वो क्लासेस जो हैं हट जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों आपसे कि आप लाइव आकर उनकी क्लासेस ज़रूर लें। और कहते हैं नहीं सर रात को नींद आने लग जाती है, तो नींद ले लीजिए। वो कहते हैं ना कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। जिनको पढ़ना है उन्हें तो नींद आएगी नहीं। और जिनको ये है कि नहीं सर, देखो, आप अगर बहाने तलाश करना के सोचोगे तो बहाने खूब मिल जाएंगे। न पढ़ने के हजारों बहाने हैं, और पढ़ने का सिर्फ एक बहाना है कि हाँ जी, हाँ जी, हमें तो पढ़ना है। बस, क्लियर बात बता रहा हूं। आप ईमानदारी से लाइव आएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों को। आपको बढ़िया टेस्ट मिलेगा, बढ़िया कोर्स मिलेगा। हिंदी का मैंने अभी तक भी एक वीडियो नहीं है। और फिर भी जो हिंदी की क्लास, जिन्होंने हिंदी की रीड की क्लासेस खरीदी है, उनको मेरी ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, वो मिलेगी। उसमें अलग एक्सरसाइज वगैरह होगा, तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको ये कोर्स भी मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक स्टेटस लगाने में आपका क्या जाता है ना? गुरु दक्षिणा इतनी तो मांग रहे हैं आपसे, तो शेयर जरूर करें। बिल्कुल, आप वीडियो लाइक करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, लेकिन आप शेयर जरूर करें, बड़ा आनंद आएगा। आज की धमाकेदार क्लासेस भी होगी। हाँ, एक चीज और बता दूं, चलिए। तो आज हम वाक्य करेंगे। एक चीज, मुझे एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था आज कि सर, जो आप लास्ट में थोड़ा ऐप को यूज कैसे करें, उसके लिए हमें लास्ट वीडियो में बताएं। तो मित्र, बंधु, मैं आपको बता दूं, मैं कल सुबह लगभग 9-10 बजे के करीब एक वीडियो अपलोड करूंगा, 10 से 15 मिनट का। उसमें मैं ऐप की पूरी जानकारी दूंगी कि अपना जो हिंदी पॉइंट ऐप मेरा नहीं है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। मेरे लिए क्या, मेरा उसमें क्या, कुछ नहीं है। हिंदी पॉइंट ऐप आप लोगों के लिए बनाया गया है, और बहुत अच्छा रिव्यू है। प्ले स्टोर पे जाएं, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। वहां आप ऐप डाउनलोड करें तो रिव्यू जरूर दिया करें कि भाई ऐप आपको कैसा लग रहा है। जिन्होंने अब तक रिव्यू नहीं दिया, वो रिव्यू जरूर देवें। तो कल सुबह मैं आपको जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा, और सामाजिक की टेस्ट सीरीज, जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है, उसके बारे में भी सूचना दे दूंगा। ठीक है दोस्तों? तो अब हम अव्यय टॉपिक करने के बाद अब हम करेंगे आज वाक्य। बिल्कुल। देखिए, वाक्य टॉपिक आप सब जानते हैं। जी हाँ, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, वाक्य कहलाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस, इट कॉल्स सेंटेंस। बिल्कुल, ये अंग्रेजी में इसलिए बोला ताकि आपको पता रहे कि मुझे अंग्रेजी भी आती है। हाँ, इसमें एक ये चीज जरूर है कि मुझे अंग्रेजी इतनी ही आती है ना? तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वो वाक्य कहलाता है। देखिए, शब्दों का सार्थक समूह से यह तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे मैंने लिखा, विकास विकास खेल रहा है, और एक मैं यूं लिखूं, विकास रहा खेल है। तो मैंने एक यहां लिखा और एक यहां। ये निरर्थक समूह है। क्यों है निरर्थक? क्योंकि इसको पढ़ने से हमें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है ना? और इसको पढ़ने से विकास खेल रहा है, हमें एक निश्चित अर्थ सहित मिल रहा है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ, यानी अर्थ सहित वाक्य जो होता है, जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वही वाक्य होता है। केवल शब्दों का समूह नहीं होना चाहिए, शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। शब्दों का निरर्थक समूह कभी वाक्य नहीं कहलाता है। याद रखें, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं।
कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट करे, वो क्या कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। बिल्कुल, शब्दों का सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः स्पष्ट कर दे। बिल्कुल, आपने कोई बात कही कि सर मुझे ऐप चलाना नहीं आता, आप कृपया करके मुझे ऐप चलाना समझाएं ताकि मैं आपकी टेस्ट सीरीज खरीद सकूं। अब हमें तो पता ही नहीं है। अब मान लो सर सर समझाएं, ऐप, सर चलाना वगैरह, इस तरह शब्दों का एक समूह बना दिया, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक वाक्य है, राम ने किताब पढ़ी। राम ने किताब पढ़ी, तो ये क्या है? ये सार्थक समूह। अगर मैं इस वाक्य को यूं लिखूं, राम किताब पढ़ी ने, तो क्या ये वाक्य होगा? क्या ये वाक्य थोड़ी होगा, ये तो शब्दों का समूह है। शब्दों का सार्थक समूह जो एक निश्चित पूर्णतः अर्थ को स्पष्ट करे, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। कई बार पूछते हैं कि वाक्य घटक कितने हैं, वाक्य के अंग कितने हैं। तो दोस्तों, वाक्य के जो होते हैं वो दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। सबसे पहला एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, जिसकी चर्चा हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पहले क्रिया में की थी। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। देखिए, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। यानी वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य में जो प्रधान कर्ता होता है वही वाक्य का क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सुमन अध्यापिका है। ये वाक्य किसके बारे में कहा गया? सुमन के बारे में। तो यहां पे सुमन क्या है? वाक्य का कर्ता है, और कर्ता इसका मतलब वाक्य का उद्देश्य कौन है? सुमन ही है। जैसे जैसे मैं यहां लिखता हूं, विकास बाजार से फल लाया। अब ये वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो आप सब कहोगे सर ये वाक्य विकास के बारे में कहा गया है। तो वाक्य जिसके बारे में कहा जाता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात वाक्य का कर्ता ही वाक्य का क्या होता है? उद्देश्य होता है। बिल्कुल, वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कर्ता होता है, कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वही वाक्य का क्या होता है? विधेय होता है। यानी अगर उद्देश्य में वाक्य का कर्ता आता है तो विधेय में वाक्य में कर्म और क्रिया ये आते हैं। यानी वाक्य में कर्म और क्रिया जो होते हैं वो विधेय अंग माने जाते हैं, और कर्ता जो होता है वाक्य का उद्देश्य माना जाता है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर मारा, तो ये वाक्य किसके बारे में कहा गया? ये राम के बारे में। तो राम वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य को छोड़कर उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया, राम को तीर मारा, ये जो कहा गया, ये सारा क्या है? वाक्य का विधेय है। बिल्कुल, वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, जबकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ऊपर एक टैग किया हुआ मैसेज है, वो दिखाई दे रहा है। याद रखें, टेस्ट सीरीज जिन्होंने सेकंड ग्रेड की ज्वाइन कर रखी है वो भले ही दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन कर रखी है उन्हें, या मान लो जो रीड देना चाहते हैं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना, उन्हें तो कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। रीड की भले ही आप मत करना, लेकिन जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज हिंदी की नहीं ज्वाइन की है, वो रीड की टेस्ट सीरीज जो है 51 रुपए में, वो जरूर ज्वाइन करें। बढ़िया एक्सरसाइज होगी, 7 अप्रैल से स्टार्ट होगी। शेड्यूल आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन करें, आपको बढ़िया प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, और मेरे द्वारा बनाए गए जो प्रश्न हैं वो पेपर में, मतलब अगर आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होने देंगे। आपको जितना कंफ्यूज करना है मैं खुद कर दूंगा, पेपर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और थोड़ा विश्वास रखो साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी तो आवाज ही बदल गई है पढ़ाते पढ़ाते, है ना? थोड़ा विश्वास करें। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ भाई, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने देखा है कि मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स से चर्चा की थी कि मतलब बहुत लाखों सब्सक्राइबर होते हैं फिर भी उनके व्यूज इतने नहीं आते, लेकिन आप मेरे, एक छोटा सा परिवार है लेकिन बहुत अच्छा शेयर करते हो आप लोग, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भी त्रिकाल संध्या का समय है,
संध्या के समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब त्रिकाल संध्या के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मेरे से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं, हिंदी के हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, ईश्वर उनको चाहे रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, जहां उनकी जितनी मेहनत है उसके अनुसार उनको इस बार बेरोजगारी से जो है वो मुक्त करे और उन्हें शिक्षक के रूप में पदस्थापित करे। बस ये मेरे दिल से प्रार्थना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं छोटे से चैनल पर तीनों भर्तियां जब जाएगी तो 500 प्लस सिलेक्शन मेरे स्टूडेंट्स के होंगे। 500 प्लस का तो मैं वादा करता हूं। अब प्लस में देखिए ये संख्या 5000 भी चली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन होंगे जरूर, सिलेक्शन खूब होंगे, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है और आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और नियमित आते रहें। चलिए दोस्तों, वाक्य के भेद जो किए जाते हैं तो दो आधार पे किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम दोस्तों करेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सरल अथवा साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल अथवा साधारण वाक्य किसे कहते हैं? देखो, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, यानी जिन वाक्यों में क्रिया कितनी हो, एक क्रिया हो, वो वाक्य सदैव सदैव क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में क्रिया एक होगी वो वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य होगा। उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। विधेय एक ही होना चाहिए। विधेय में दोस्तों, विधेय में जो कर्म और क्रिया आते हैं ना, तो विधेय में मुख्य अंग क्रिया ही होती है, क्योंकि कुछ अकर्मक वाक्य ऐसे होते हैं जहां पे कर्म तो होता ही नहीं है, तो फिर हम कर्म को विधेय में कैसे माने? लेकिन ठीक है, कर्म विधेय में होता है, शामिल होता है, लेकिन विधेय का मुख्य अंग क्रिया है। और क्यों है? क्योंकि विधेय के बिना यानी क्रिया के बिना वाक्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कोई भी वाक्य में कर्ता नहीं होगा, किसी में कर्म नहीं होगा, लेकिन क्रिया हमेशा हर वाक्य में होगी। जैसे देखो दोस्तों, राधा गाना गा रही है, इस वाक्य में क्या है? एक ही क्रिया है। गा रही है, एक ही क्रिया है। तो जब एक ही क्रिया है तो ये कैसा है? ये सरल वाक्य है। सीता और कुसुम खाना खा रही है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस और में, तो ये और तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये शब्द योजक है, ये शब्दों को जोड़ रहा है, तो यहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीता और कुसुम खाना खा रही है, तो यहां पे क्रिया तो एक ही आई है ना, कर्ता चाहे 50 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन, सुनील, गणेश, विकास, दिनेश, अशोक, धीरज, है ना, धीरज और कैलाश खाना खा रहे हैं, तो 50 जने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्रिया क्या हो रही है? क्रिया एक ही है। तो जिस वाक्य में क्रिया एक ही होती है वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन ने नहाकर खाना खाया, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से इस नहाकर को क्या दो क्रिया समझ लेते हैं कि एक क्रिया यहां आ गई, एक क्रिया यहां आ गई। ऐसा नहीं है, ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती है, और पूर्वकालिक और तात्कालिक और प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्य सदैव सरल ही कहे जाते हैं, दूसरे में नहीं आते हैं। याद रखें, पूर्वकालिक हो या फिर तात्कालिक हो या फिर जो असमापिका वाले वाक्य होते हैं, उनको देखकर कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये सारे वाक्य जो होते हैं सरल वाक्य में आते हैं। जैसे बहता हुआ जल जो है वो स्वच्छ होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सरल वाक्य है। जंगल में नाचता हुआ मोर देखा, तो नाचता हुआ और मोर देखना दो क्रियाएं आ गई, तो ये दो नहीं है, ये वो तो तात्कालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, तो इन पे कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, तो वाक्य में जिसमें एक क्रिया होगी वहां सरल वाक्य होगा। ये बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मिश्र वाक्य, अब बात करते हैं मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिसमें मुख्य मुख्य उपवाक्य तो एक ही होता है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य तो एक होता है, लेकिन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब सबसे पहले समझ ये आती है कि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? जो मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं वो आश्रित होता है, लेकिन इससे समझ नहीं आता है। इससे क्या होता है? समझ नहीं आता है। मुझे पता है इससे समझ नहीं आता है। देखो, मैं आपको आश्रित वाली पहचान बताता हूं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, मैंने एक वाक्य लिखा,
वह लड़की मिल गई जो मेले में खोई थी। वह लड़की जो मेले में खोई थी मिल गई। जो लड़की मेले में खोई थी वह मिल गई। मैंने एक ही वाक्य को तीन प्रकार से लिखा। मैंने एक ही वाक्य को तीन प्रकार से लिखा ताकि आपको समझाने में बड़ी आसानी रहे। ठीक है, मैंने एक ही वाक्य को तीन प्रकार से लिखा है। देखो, आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो किसी मतलब ऐसे शब्दों से जुड़ जाता है, जो समानाधिकरण अव्यय कहते हैं, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, लेकिन हम देखेंगे। देखो, कुछ कनेक्टिव वर्ड आएंगे। हाँ जी, देखो, वह लड़की मिल गई, एक क्रिया तो ये आई और दूसरी क्रिया ये है। इस बार इसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। अगर आपको आश्रित उपवाक्य की पहचान करनी हो तो आप कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड जरूर देखें, जैसे की आ जाएगा, जैसे जो आ जाएगा, जैसे जिसने आ जाएगा। इस प्रकार के कुछ कनेक्टिव वर्ड आएंगे जो वाक्य को जोड़ेंगे। आप देखो, इस वाक्य में वह लड़की मिल गई जो मेले में खोई थी, तो एक तो ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों है आश्रित? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? दो से। जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? आश्रित हो गया। इसमें ये आश्रित है, इस बार बीच में है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कईयों के दिमाग में ये रहता है कि आश्रित उपवाक्य सदैव पीछे आता है। तो ऐसा नहीं है। आश्रित उपवाक्य कभी पीछे आता है, कभी आगे भी आ सकता है, कभी अंत में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखें। और इसमें देखिए, जो लड़की मेले में खोई थी, ये आश्रित है। तो यहां पर आश्रित ये है, यहां पर ये मध्य में जो ये है, और यहां पर ये आश्रित है। तो आश्रित की पहचान करनी हो तो आप कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड आपको ऐसा होगा जो वहां पर जरूर मिलेगा, और वो जो मिलता है वही क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। जिससे जुड़ा होता है वही आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जो मेले में खोई थी, जो मेले में खोई थी, जो लड़की मेले में खोई थी, है ना? तो ये आश्रित है। और जो जुड़ा हुआ नहीं होता है वो होता है मुख्य उपवाक्य या प्रधान वाक्य। जो होता है प्रधान उपवाक्य वो होता है। समझ आई बात? तो आश्रित उपवाक्य की पहचान करनी है तो कनेक्टिव, बाकी मैं बताऊंगा अभी। अब आप देखिए, मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। पहला होता है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब एक पूरा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, वो होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नहीं पता चलता, मैं जानता हूं, ये परिभाषाओं से समझना। परिभाषाएं पहले आप समझ लोगे तो बाद में समझ आ जाएगा, बाकी नहीं सेट बैठता। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब इसके बजाय आप अगर यूं ध्यान रखो, जो भी आपको की से जुड़ा हुआ वाक्य दिखाई दे वो सारे के सारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। कि से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा? के से जुड़ा हुआ है तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। देखो उसे, ये हमेशा की संयोजक, मतलब कोई ना कोई संयोजक कनेक्टिव वर्ड जो होगा, संयोजक वो जरूर आएगा, की से जुड़े हुए होते हैं। जैसे सीता नहीं चाहती थी कि तुम सफल हो जाओ, जुड़ा हुआ है ना? तो एक तो चाहना और एक सफल हो जाना, दो क्रियाएं। तो सीता नहीं चाहती थी कि तुम सफल हो जाओ। तो यहां पे की से जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? ये आश्रित हो गया। आश्रित कौन सा हो गया? की से जुड़ते। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी ने क्या कहा? कि अहिंसा परम धर्म है। तो यहां पर ये क्या हो गया? आश्रित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर ये आश्रित हो गया। जैसे अब मैं यहां वाक्य लिखता हूं,
कैलाश ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इस प्रकार। तो अब कैलाश ने कहा, एक तो ये वाक्य है और एक वह दिल्ली जाएगा, दो वाक्य। की से जुड़ा हुआ है, संयोजक से। तो जुड़ा हुआ कौन सा है? आगे वाला जुड़ा हुआ होता है। तो ये जुड़ा हुआ जो ये आश्रित हो गया और ये हो गया प्रधान मुख्य उपवाक्य। अब साथ में एक खास बात यह है कि ये की से जुड़ा हुआ है तो कौन सा कहलाएगा? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, यही बात खत्म नहीं होती। देखो, धीरज नहीं आएगा, विकास को पता था। धीरज नहीं आएगा, विकास को पता था। कई बार ये क्या करते हैं, की को छिपा देते हैं वाक्य में, तो आपको उस की को पहचानना जरूरी है। धीरज नहीं आएगा, विकास को पता था। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ आश्रित कौन सा है, तो आप वाक्य को अगर पढ़कर ढंग से समझोगे तो आपको आश्रित का पता लग जाएगा। फटाफट बताओ, ये 1 नंबर आश्रित है या 2 नंबर? बस आप 1 या 2 में कमेंट कर सकते हैं। 1 या 2 में कमेंट करके मुझे बताएं, 1 नंबर आश्रित है या 2 नंबर आश्रित है? जल्दी से बताएं, देखिए कौन सा आश्रित है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अगर की आएगा तो कहां आएगा, ये आपको पता लग गया तो आप गलत नहीं करोगे। तो देखिए, विकास को पता था, विकास को पता था, और एक है धीरज नहीं आएगा। तो क्या ये की यहां आएगा? धीरज नहीं आएगा कि विकास को पता था, नहीं सेट बैठेगा। अब देखिए, विकास को पता था कि धीरज नहीं आएगा, विकास को पता था कि धीरज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आश्रित है, ये आश्रित है। क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया, इस वाक्य को घुमा दिया। विकास को पता था, ये बाद में दे दिया, और कि धीरज नहीं आएगा। है ना, मजा किया कि नहीं किया? देखो और देखो, सुनीता को, सुनीता ये सुनीता का वाक्य बन ही नहीं रहा, मैं तो विकास को ही लाता हूं वापस, है ना। विकास ने बताया सुरेश, सुरेश सुरेश पढ़ रहा है। विकास ने बताया सुरेश पढ़ रहा है। अब ये सरल वाक्य है थोड़ा सा, क्योंकि देखो विकास ने बताया, यहां की आएगा। विकास ने बताया कि सुरेश पढ़ रहा है, तो ये तो होता है सरल तरीका, जिसमें क्या करते हैं, की को वो छिपा देते हैं। तो ये तो हम पहचान सकते हैं कि की आएगा तो यही आएगा। विकास ने बताया कि सुरेश पढ़ रहा है। लेकिन लेकिन वो ये जो तरीका देते हैं ना, कि जैसे सूरज, सूरज ने चोरी की, सूरज ने चोरी की, कैलाश ने बताया। अब इस वाक्य में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वाक्य में घुमा के देते हैं। कैलाश ने बताया कि सूरज ने चोरी की, कैलाश ने बताया कि सूरज ने चोरी की। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, कैलाश ने बताया कि सूरज ने चोरी की, कैलाश ने बताया कि सूरज ने चोरी की। तो आप समझ सकते हैं, कैलाश ने बताया कि सूरज, तो की आएगा तो कहां आएगा, तो आश्रित कौन सा होगा? ये आश्रित होगा। तो आश्रित होगा ये वाक्य। बात समझ आई? तो आप की का विशेष ध्यान रखें, आपको आराम से समझ आ जाएगा। क्लियर बात है? समझ आई बात आपको? तो ये आश्रित को पहचान करने के तरीका होता है। आगे देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण देखो, संज्ञा आश्रित की से जुड़े रहते हैं। अब है विशेषण आश्रित। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य है प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। माथा बोड़ी नहीं करनी रे दोस्तों, बिल्कुल नहीं करनी। संज्ञा आश्रित की से जुड़ा हुआ रहता है ना, ये विशेषण आश्रित, जो, जिसे, जिसमें, जिन्होंने, जिनका, जिसको, जिसका, है ना, जिनसे, इनसे जुड़े हुए रहते हैं ना, जो मतलब सारे जो के विशेषण है, ये जो के रूप है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे जो के हैं। तो जो या उसके रूपों से जुड़े हुए रहते हैं ना जो वाक्य, वो सारे आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे, जैसे ये गलत लिख दिया यहां पे,
ये होगा, जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। जो 12-12 घंटे पढ़ता है उसका हमेशा सिलेक्शन होता है ना। जो 12-12 घंटे पढ़ता है, जो ईमानदारी से लाइव आता है उसको फायदा होता ही होता है। जो ईमानदारी से लाइव आता है वो कुछ न कुछ सीख कर जाता है। तो देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो ये बात है, अगर वाक्य जो से जुड़ा हुआ है तो विशेषण आश्रित है कि नहीं है? ये बात तो क्लियर। आश्रित कौन सा है? तो आश्रित संयोजक से कहां जुड़ा वाक्य? ये संयोजक से जुड़ गया तो ये आश्रित हो गया। जहां संयोजक से जुड़ा वहीं वाक्य क्या हो गया? आश्रित हो गया। और जो नहीं जुड़ा हुआ मुख्य या प्रधान वाक्य होता है। जैसे जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा। जिसने बच्चे को बचाया, देखो मैं विद्वान नहीं बनाता हूं, मैं तो एग्जाम में जो है बट्टे में से बट्टा नंबर कैसे लाया जाए, 150 में से 140 क्रॉस कैसे किए जाए, वो सारे तरीके मैंने साहित्य बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दिया है और ये भी क्लासेस बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा, तो यहां दो वाक्य हैं, उसने इनाम मिलेगा और जिसने बच्चे को बचाया। बताओ देखें आश्रित कौन सा है? ये 1 नंबर आश्रित है या 2 नंबर आश्रित है? कमेंट करके बताओ देखें फटाफट, बताओ देखें। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं 1 नंबर के। देखिए, तो हमें पता है जिसने से जुड़ गया ना, तो जिसने बच्चे को बचाया ये आश्रित हो गया और उसे इनाम मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य उपवाक्य। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि जो से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं, जैसे मान लो इससे एक वाक्य बनाते हैं, जिन्होंने से बनाए। चलिए देखो, जैसे मैंने कहा जिन्होंने नीली कमीज पहनी है वह मेरे अंकल हैं। वह मेरे जिन्होंने नीली कमीज पहनी है वह मेरे अंकल हैं। अब आप खुद देखिए, यहां जिन्होंने से कौन सा जुड़ा हुआ है? ये वाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? आश्रित। और वह मेरे अंकल है, ये क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य हो गया। बस यही तो। देखो, वह मेरे अंकल है, इस बात की विशेषता क्या है? जिन्होंने नीली कमीज पहनी है। ठीक है, सर्वत्र आदर होता है। आदर किसका होता है? जो विद्वान होता है। विशेषण बता रहा है नहीं, उसे इनाम। इनाम किसको मिले? इनाम की विशेषता क्या है? जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा। तो ये हम इसमें उलझे ना परिभाषा में कि जो संज्ञा या सर्वनाम मुख्य वाक्य के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो माथा बड़ी ज्यादा होती है। आप तो इसको पकड़ के रखो बस। किसको? जो और जो के रूप जो है ना, ये रूप, इन रूपों से अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो सदैव विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। मेरी बात उम्मीद करता हूं ध्यान से समझ आई होगी, बढ़िया तरीके से, है ना दोस्तों। एक एक चीज क्लियर करवाई जाएगी। बस आप ईमानदारी से वीडियो को, अब तक भी देखो इतने लाइव हैं लेकिन लाइव लाइक्स बहुत कम आए रखें, तो आप क्लासेस को जरूर लाइक करें। और सिहाग सर की आज जो क्लास आएगी 10 बजे, हालांकि हमने कल थोड़ा सा प्रयास किया था कि वो क्वालिटी डाउन हो गई थी, तो क्वालिटी डाउन होने की वजह से थोड़ी सी क्लास हमें हटानी पड़ी। तो आज हमने वो क्लास तो कल वाली है, तो उसे प्रयास किया है कि क्वालिटी डाउन नहीं हो। फिर भी देखो, अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी डाउन, जहां तक आज की क्लास में डाउन नहीं होगी, आप जरूर देखिएगा। और उसमें कुछ सिहाग सर द्वारा कुछ महाघोषणा भी की गई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। देखो, हमारा प्रयास यही है, मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। तो अभी तक तो इस कारवें में दोस्तों आप लोग जुड़े हो, 18,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और दूसरे अब कैंडिडेट जो हैं, सियाग सर बहुत ही मतलब अपना कीमती समय निकालकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कीमती समय निकालकर अपने से जुड़ रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट भी करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बढ़िया टेस्ट सीरीज भी उनके द्वारा तैयार की जा रही है। देखो, टेस्ट सीरीज मार्केट में खूब है, आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए, लेकिन साहब एक एक मतलब किताबों से पढ़ पढ़ कर, यूपीएससी की किताबें पढ़ पढ़ कर बढ़िया क्वेश्चंस आपको तैयारी करवाई जा रही है। इससे बेस्ट और सामने वाला आदमी 51 रुपए में क्या दे सकता है? और ये भी मेरे कहने पर इतना प्रयास किया जा रहा है। बाकी तो देखो, आज के समय में निःशुल्क पढ़ाना बहुत अपने आप में मुश्किल काम है। मुझे तो कहते हैं कुछ टीचर्स कि देखो चारण जी, आप पढ़ा सकते हो निःशुल्क, हम नहीं पढ़ा सकते। तो मैं यही कहता हूं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कुछ है, कुछ है कि जो मुझे हारने नहीं देता। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जरूर है, कोई विश्वास करने, जो मुझे कहती है नहीं, तू चलता रहे, तेरे साथ और जुड़ते जाएंगे। और सिहाग सर के रूप में एक मतलब मैं यह समझ सकता हूँ नायाब हीरा हमें मिला है, तो उनका फायदा उठाएं, बढ़िया तरीके से पढ़ें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि उनको भी ये ना लगे कि मैं व्यर्थ में मेहनत कर रहा हूँ। और उनकी मेहनत का सिलेक्शन देना है आपको।
पिछली बार मैंने देखा है कि 45, मेरे घर में भी देखो मेरी 2 बहनों ने रीट दी थी, तो 45 से लेकर 45-47 एवरेज रही थी स्टूडेंट्स की, एवरेज रही थी। हिंदी, संस्कृत और मनोविज्ञान में अच्छे क्वेश्चन खींचे थे। तो अब की बार मैंने आपको सामाजिक का बढ़िया टीचर दे दिया है। आपको आपको 55 क्वेश्चन से प्लस निकलना इस बार। ये मत सोचना कि ये मात्र पात्रता परीक्षा है। ये 55 प्लस निकलोगे तो बाद में जो ग्रेड 3 का जो पेपर आएगा उसमें आपकी ये तैयारी बहुत काम आएगी। और देखो, मेहनत, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती है। आप आज मेहनत करोगे, ये आपको डबल लौटाएगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए इस बात पर। विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। आपको जो ये नींद आ रही है ना, ये नींद आपका ना मटिया मेट कर देगी। सोच लेना मेरी बात को। अभी ये जो नींद को त्याग, नींद चैन सब त्यागो तुम। बस एक ही है, तुम बस जब तक एग्जाम नहीं हो, जब तक वो कहता है ना, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एग्जाम आपको क्रैक करना ही है, किसी भी कंडीशन पे क्रैक करना है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ये रोना बंद कर देना। कुछ लोग रोते रहते हैं, सर पता नहीं हमारे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम्स का रोना रोना है तो छोड़ दो तैयारी। प्रॉब्लम्स का रोना रोना है तो छोड़ दो तैयारी, और यार जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। भाई सीधी सी बात है। मैं एक बात मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा कहता हूं, अभी ये लाइव देख रहे होंगे आप सभी, इस बात का अगर आप देख रहे हैं तो समर्थन जरूर करें। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अगर 44,500 चाहिए ना तो क्लास आना पड़ेगा। दोपहर में बुलाता हूं, आज मैंने उनको 2:30 से 4:30 में बुलाया, बताइए आप, और वो दोपहर में आए हैं। ठीक है, अगर 44,500 चाहिए तो आपको दोपहर में, सुबह, शाम, मैं पढ़ाने से नहीं थक रहा तो आपको नहीं थकने दूंगा। वैसे ही मैं आप सबको कह रहा हूं जो लाइव विद्यार्थी हैं, 44,500 चाहिए तो आपको ना पढ़ना पड़ेगा, और जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा। लाइव भी आना पड़ेगा। क्यों नहीं आते हो? आना पड़ेगा। और वरना मैं एक ही बात उनको हमेशा कहता हूं कि जैसे इस बार 1298 सेकंड ग्रेड में सीटें हैं, आरपीएससी को आपकी, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आपकी जरूरत नहीं है। 2.5 लाख में से, ये तो न्यूनतम है, इस बार तो फॉर्म 4 लाख भरे जाएंगे। 4 लाख में से क्या आरपीएससी को 1298 में ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे क्या जो आपसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? याद रख लेना, आरपीएससी को आपकी जरूरत नहीं है अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नींद, अगर नींद आ रही है तो मुंह धोके आइए, वापस बैठिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया शेड्यूल बना रहा हूं कि आपको तैयारी की जो है, आपको घर का काम भी चलता रहे, और कुछ जो बहनें हैं वो घर का काम भी उनको करना पड़ता है, तो उनके लिए बढ़िया, मैंने काफी समय पहले कहा था टाइम टेबल, लेकिन सही समय पर सही चीज दी जाती है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम टेबल तैयार कर रहा हूं, और आपको टाइम टेबल बताऊंगा, एक ज्यादा नहीं, 5-7 दिन के, अब की बार 5-7 दिन के अंदर अंदर बता दूंगा। और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए। मैं माफी चाहता हूं अगर थोड़ा गुस्सा हो गया तो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे गुस्से की आपको ज्यादा जरूरत है। ऐसे आप पढ़ते नहीं हो। थोड़ा सा आप पढ़ें, हम आपसे जुड़े हुए हैं। मैं एक ही नहीं हूं कि मैं ही महान हूं, ऐसा नहीं कहता। भाई मेरे साथ सियाग जी जुड़े हैं, गौरव सिंह जी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब प्रयास कर रहे हैं तो आप कुछ, और इससे कम में 100-50 रुपए में आपके लिए कुछ करने की सोचते हैं। देखो, एक पेपर का टाइप खर्चा आ जाता है 100 रुपए, तो थोड़ा सा मेहनत तो देखो आप ये मत देखा करें, बाकी बहुत जबरदस्त मेहनत करें। और 44,500 सेकंड ग्रेड वालों अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन नहीं चूकने दूंगा, ये मेरा वादा है। सियाग जी से आगे सेकंड ग्रेड का कोर्स भी मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं, बढ़िया सेकंड ग्रेड का कोर्स रिकॉर्ड करवाएंगे, और वो भी नाम मात्र चार्ज में आपको देंगे। और उसमें नोट्स भी तैयार करवा रहा हूं सेकंड ग्रेड का एडवांस। जिस दिन विज्ञप्ति आई उस दिन सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च करवा देंगे। यार पढ़ो तो सही आप, और अभी रीड की क्लासेस लीजिए, सेकंड ग्रेड में फायदा देगी। ठीक है, समझ गए आपको? तो थोड़ा सा अगर गुस्सा हो गया हूं तो मैं माफी चाहता हूं। मुझे आप अपने लगते हो, इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए कुछ डांट देता हूं, तो इसमें आप बुरा ना माने, और रेगुलर जुड़े रहें, नियमित जुड़े रहें। आपके लिए ये मानता हूं कि राजस्थान के यूट्यूब चैनल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो नरेंद्र दान चारण का लिखा जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। छोटी मोटी कमियां आती है उनको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, और सुधार भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।